नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवी और आखिरी चरण की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। शहरों से गांव की ओर जा रहे मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने नई नीति की भी घोषणा की है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश किया गया है। इसके तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं। वहीं इसके अलावा 20 करोड़ जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500 रुपए भेजे गए हैं। तो वहीं यदि दूसरी ओर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो आर्थिक पैकेज सामने रखा गया है सरकार का जनता के सामने, इस आर्थिक पैकेज से आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके अलावा यदि हम मजदूरों की बात करें तो मजदूर भी परेशान नजर आने वाले हैं। इसके साथ कांग्रेस ने कहा कि यदि कुछ करना ही था तो कोई ऐसी सुदृढ़ योजना बनानी थी ताकि सीधे तौर पर उसका फायदा मजदूरों को मिलता। माननीय मोदी जी ने देश के सामने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करी है। जिस तरीके की उनकी और घोषणाएं थी उसी तरीके की ये भी एक घोषणा साबित हुई। किसी को भी आज की स्थिति के हिसाब से आर्थिक मदद नहीं मिली है। कर्ज जितना चाहे उतना देंगे, पर आवश्यकता आज कर्ज की नहीं, आवश्यकता आज आर्थिक मदद की है। आज जेब में, पॉकेट में पैसा नहीं है, खाने खरीदने के लिए पैसा नहीं है, घर पहुंचने के लिए पैसा नहीं है, और आप कर्ज का व्यवसाय करने की बात कर रहे हैं, कर्ज देने की बात कर रहे हैं। कर्ज लेके व्यवसाय शुरू करने वाले का सामान खरीदेगा कौन जब खरीदार के पास पैसा नहीं है। लोगों को पॉकेट में पैसा अवश्य दें, अन्यथा देश की आर्थिक व्यवस्थाएं बद से बदतर हो जाएगी, कर्जदार और कर्जे में डूब जाएगा। देश का जो 20 करोड़ लाख करोड़ का पैकेज है वे भी आप अपनी इन गलत रणनीतियों के तहत इस पैसे को भी डुबो देंगे। तो यदि केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया है और उसका फायदा आम जनता तक पहुंचेगा, मजदूरों तक पहुंचेगा। लेकिन वहीं यदि दूसरी ओर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि इसका कोई फायदा मजदूरों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन आखिर फायदा नहीं पहुंचेगा तो उसके पीछे क्या वो कारण रह सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा कि यदि नवाचार किया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता ताकि पैसा सीधे मजदूरों तक पहुंचता। हमारे साथ लाइव हमारे ब्यूरो चीफ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश से समझेंगे पूरे मामले को। आकाश, मनरेगा का बजट बढ़ा दिया गया है, लेकिन यदि मैं राहत की आखिरी किश्त की बात करूं तो कितनी राहत इससे आम जनता को मिलती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आम जनता को अगर सीधे तौर पर देखें तो सरकार ने फैसले जरूर लिए हैं, और जिस तरीके से 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज पूरे देश के लिए दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की गई है, तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सीधे तौर पर जिसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से अभी जो मौजूदा स्थिति देश की है, कि जिस तरीके से कोरोना संकट काल के कारण तकरीबन जो है 50 दिन हो चुके हैं, जो मजदूर हैं वो लगातार दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उनके आवागमन की व्यवस्था हो नहीं पा रही, उनको भोजन की व्यवस्था हो नहीं पा रही, वो परेशान है। पैदल जो है अपने घरों के लिए हजारों किलोमीटर का सफर करने के लिए वो निकल पड़ा है। उसकी जेब में पैसा कैसे पहुंचेगा, उसे कैसे राहत मिलेगी, इसको लेकर जो है विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एमएसएमई सेक्टर को लेकर एक बड़ा प्रावधान जरूर किया गया है। मनरेगा में भी 40,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की बात केंद्र सरकार ने की है। जो केंद्र की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि इस आर्थिक पैकेज से देश और जो है आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा
ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक लेकिन बड़ा आकाश, यहाँ तबका पर वो देखने है। वाली बात यह भी है कि आत्मनिर्भर बनाने की बात जरूर की जा रही है, आम जनता को आत्मनिर्भर बनाना होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन में भी हमने इस बात को सुना है। लेकिन यदि मैं मजदूरों की बात करूं तो आखिर मजदूरों के खातों में वो रुपए कब जाएंगे? क्योंकि आज भी वो मजदूर परेशान है, अपने बीवी बच्चों के साथ सड़कों पर जाता हुआ नजर आ रहा है और अपने गृह वापसी के लिए परेशान है कि यदि सरकार के द्वारा कोई ऐसे प्रयास किए जाए जिससे जल्द के जल्द वो मजदूर जो है वो अपने घर पहुंचे। क्या इस दिशा में कोई प्रयास अभी तक देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर्थिक पैकेज की जानकारी दे रही थी तो इस बात को लेकर उन्होंने जरूर चिंता जाहिर की और कहा भी है कि इसको लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। लेकिन कितनी गंभीर है, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर जनधन योजना के माध्यम से जो खाते खोले गए थे गरीबों के, श्रमिकों के और सभी को जो है खातों के माध्यम से जो है राशि वितरण और सरकार की योजनाओं की जो राशि है उनके खातों में पहुंचाने की बात की गई थी, उसके माध्यम से दोबारा से जो है 500-500 रुपए सभी के खाते में डाले जाने की बात की जा रही है। लेकिन क्या 500 रुपए से गरीबों का घर चल जाएगा? गरीबों की कैसे राहत सहायता होगी? जब राज्यों में गरीब पहुंचेगा या मजदूर वर्ग पहुंचेगा तो उसकी कैसे मदद की जाएगी? इसका एक रोड मैप जो है आर्थिक पैकेज में अभी तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि मनरेगा की राशि जरूर 40,000 करोड़ रुपए की गई है, अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया है मनरेगा में। लेकिन मनरेगा के अलावा भी, क्योंकि अब राज्यों में जब पलायन करके दूसरे शहर गया मजदूर, जब ग्रामीण इलाकों में पहुंचेगा तो यहां पर किस तरीके से उसको मनरेगा के तहत काम मिलेगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और यही कारण है कि राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वो लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था, कल जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने जब आरोप भी लगाया था तो इस बात को भी उन्होंने कहा था कि जो है मनरेगा जब यूपीए सरकार लेकर आई थी उस समय की स्थिति कुछ और थी, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है वो वर्तमान स्थिति देश की कुछ और है। इस योजना में काफी सारे बदलाव करने थे, इसको लेकर केंद्र सरकार को कांग्रेस ने सुझाव भी दिए थे। ऐसा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन केंद्र सरकार ने इस ओर विचार नहीं किया। तो अब यही देखना है सुनील कि वास्तव में यह आर्थिक पैकेज जिन जरूरतमंद मजबूर मजदूरों के लिए बनाया गया है, क्या उनको इसका लाभ मिल सकता है? चलिए, उनको इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो एक बड़ा सवाल है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि सरकारी कंपनियों की हम बात करें तो इसके निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है, क्या फायदा इससे देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, सरकारी कंपनियों के निजीकरण की बात की जा रही है। जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे लघु उद्योग हैं, उनमें जो है बिना अब गारंटी के लोन देने की बात की जा रही है। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर ही सवाल उठा रही है कि लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करने से भी जब आम आदमी की परचेजिंग पावर नहीं होगी, श्रमिक की परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो कैसे कोई बिजनेस रन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और वाकई में सुनील, ये बड़ा सवाल है भी, क्योंकि अगर हम देखें तो तमाम फैसले जो है केंद्र सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस आर्थिक पैकेज में किए हैं, लेकिन किस तरीके से आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी? और एक बड़ा वर्ग जो है मजदूर का आता है, क्योंकि अभी भी कहा जाता है कि देश की 75% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, और ऊपर से मजदूर और श्रमिक जो बड़ी संख्या में पलायन करके दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में गया था, वो अब वापस गांव की तरफ कूच कर चुका है। अब धीरे धीरे करके वो गांव में पहुंच रहा है। काफी दयनीय स्थिति है, क्योंकि हमने भी सीधे तौर पर IND24 की टीम ने भी जब मैदान पर उतरकर ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया था तो जो शहर के हाईवेज हैं वहां पर साफ तौर पर बड़ी तादाद में श्रमिक देखने को मिले थे, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि वो लंबी समय से अपने संसाधनों से लंबा बड़ा जो किराया है वो देकर जो है यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मदद नहीं हो रही है। तो ऐसे में इन श्रमिकों की तरफ किस तरीके से आर्थिक पैकेज श्रमिकों को लाभ देता है, ये एक बड़ी बात होगी। और यही देखना है कि ऐलान तो हो चुका है, लेकिन ये धरातल पर किस तरीके से उतरता है और वाकई में जिस गरीब तबके के लिए, जिस गरीब तबके को राहत देने की बात सरकार कर रही है, उस तबके तक ये राहत पहुंचती है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। आकाश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, यदि हम बात करते हैं मजदूरों की बात कर लें या हम किसानों की बात कर लें, तो कहा यह जा रहा है कि किसानों के खातों में भी कुछ राशि पहुंच चुकी है, मजदूरों के खातों में कुछ राशि पहुंच चुकी है, लेकिन क्या भविष्य में इसी राशि को बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि फिलहाल जो राशि खातों में भेजी हुई नजर आ रही है वो नाकाफी नजर आ रही है। जी निश्चित रूप से भविष्य में इसको लेकर सरकार जो है कदम उठा सकती है, इसको लेकर भी सरकार विचार कर रही है सुनील। लेकिन देखना यही होगा, क्योंकि मनरेगा में अगर मजदूरों को काम मिलता है तो किन शर्तों पर मिलता है। कांग्रेस ने यही मांग की है कि 90 दिन की जगह 180 दिन का काम दिया जाए मजदूरों को, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, क्योंकि अब वो पलायन करके लौटे हैं। 45 से 50 दिन हो गए थे, वो लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, जो उनके पास पैसा था वो खर्च हो चुका है, उनके पास अब पैसा नहीं है। तो जैसे ही मजदूर वहां पर पहुंच रहा है तो उसकी आर्थिक रूप से मदद हो, उसको राशन मिल सके, इन तमाम चीजों की तरफ केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा, और तभी जाकर जो मजदूर है, श्रमिक है, उसको जो है सही मायने में राहत दी जा सकती है।
मैं आकाश आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही है। चलिए ठीक है, यदि आत्मनिर्भर बनना है तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें कदम भी उठाना होगा। मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे जानकारी लेंगे। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद सुनील जी। अब्बास जी, आप कैसे देखते हैं, राहत की आखिरी किश्त का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कितनी राहत किसानों को, मजदूरों को मिलती नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आज ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाए हैं शुरू दिन से वो सबके सामने है कि कितना मजदूरों के पास राहत पहुंची है और कितनी बातों की बातें हुई हैं। निर्मला सीतारमण जी ने इससे पहले 1,25,000 करोड़ के पैकेज का भी ऐलान किया था जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था। क्या आपके आसपास के गरीबों तक पहुंचा वो कुछ? क्या आप ये कैश ट्रांसफर के ऊपर जब तक नहीं आएंगे तब तक किसी गरीब का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वो कैश बेनिफिट कब मिलने हैं ये सरकार के सामने है ही नहीं। ये सरकार पूरी तरह से कमजोर है और मुझे लगता है कि जितना जनता देख रही है तस्वीरों के अंदर, वो सब समझ रही है कि क्या भयावह स्थितियां हो चुकी हैं आज पूरे देश में, और ये आज तक पैकेज के ऊपर चर्चाएं ही कर रहे हैं सिर्फ। चलिए, रोकना चाहूंगा मैं आपको। हमारे साथ बीजेपी से प्रकाश मीरचंदानी जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद। प्रकाश जी, एक बड़ा राहत जो है वो दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि तमाम जो मजदूर हैं या किसान हैं या आम जनता है, इन सभी को इस बड़े राहत पैकेज जो कि सरकार के द्वारा दिया गया है इससे फायदा होगा, लेकिन धरातल पर ये कब नजर आएगा? देखिए, तात्कालिक रूप से अगर ये कहा जाए कि आपको सारी चीजें मुफ्त में दे दी जाए तो आपको तुरंत इंस्टेंट रूप से आपको राहत दिखती है। लेकिन अगर आपको आत्मनिर्भर बनाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को स्वावलंबी बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, आपको परमानेंट व्यवसाय से जुड़ी हुई सारी चीजें उपलब्ध कराना है, ऐसी चीजें जो आपके भविष्य तक आपको साथ दे सकें। उस दृष्टिगत अगर आपको ये सारा करना है तो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा और हमारा देश और हम स्वावलंबी बनेंगे और हम पूरी ताकत के साथ विश्व से कॉम्पिटिट करते हुए देश पुनः आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छी स्थिति में देश कुछ दिनों में। चलिए सर, अच्छी स्थिति में देश आएगा, इस आशा को जिंदा रखना चाहिए, आशावादी बनना भी चाहिए। लेकिन मैं उन मजदूरों की बात करना चाहूंगा आपसे जो आज भी सड़कों पर हमें नजर आ रहे हैं। धरातल पर इनके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, धरातल पर उनको अपने गंतव्य तक, उनके घर तक जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम जगह 5,000 बसों की व्यवस्था की और जगह जगह अब तो हर जिला केंद्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि वहां से ट्रेन चलाई जाएगी। केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि वहां से ट्रेन, जिला मुख्यालय से ट्रेनें चलाई जाएंगी। जहां जिसको जाना है वो वहां जा सकता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे विभीषण हैं जो जनता में अंदर पैनिक कैसे फैल सके, उनको कैसे डराया जा सके, इस तरीके के अनर्गल स्टेटमेंट और तमाम वक्तव्य कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए हैं। उसके कारण से जो घबराहट और ये जो एक डर का वातावरण बना है जी, वो, और बहुत सारे लोगों ने उसमें राजनीति करने की कोशिश की, उसके कारण से थोड़ी सी व्यवस्था में समय लग रहा है। लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि पूरी कर ली गई है और अब किसी भी व्यक्ति को कहीं कोई पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलिए बिल्कुल सर, आपका ये कहना है कि व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं एक सवाल यहाँ से कांग्रेस से भी लेना चाहूंगा। अब्बास जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब्बास जी, बार बार कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर हमें बनना है। चलिए मानते हैं कि आत्मनिर्भर हम बनेंगे, लेकिन संकट में अवसर आखिर कैसे तलाशा जाए? और खास तौर पर यदि हम गरीब वर्ग की बात करें, वो तो बेहद परेशान नजर आ रहा है। देखिए, घर में पैसा नहीं है, घर में खाने को रोटी नहीं है और कहा जाए कि आत्मनिर्भर बन जाओ तो ये तो मजाक होगा। आपको कुछ उसको रोटी देनी होगी, कुछ पैसा देना होगा और फिर कहा जाए कि आत्मनिर्भर बनो, समझ में आता है। आज भारतीय जनता पार्टी को गरीबों की अगर मजबूरियां दिख रही होती तो वो जो हमारे प्रकाश भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है, अरे कांग्रेस पार्टी ने तो उनके ट्रेन के जो आप उनको लूट रहे थे उसको माफ कराने के लिए संकल्प उठाया। हमने कहा हम पैसे देंगे तो आपने देने नहीं दिए, फिर भी उनसे ले लिए। कई जगह हमारे नेताओं ने दिए। अब आज की बात यह है कि ये सरकार एक तरफ मजदूरों को ले जाने की बात करती है और उनके घरों तक, और दूसरी तरफ अभी परसों जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा है उसमें साफ साफ लिखा है कि सरकार इस पक्ष में नहीं है कि मजदूर जाएं। तो ये दोहरी बातें हैं, दोहरे मापदंड है इनके पास। चलिए, दोहरी बातें हैं और दोहरे मापदंड है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में क्या कुछ किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
तो एक बड़ा राहत पैकेज दिया गया, लेकिन अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर आखिर ये कब नजर आएगा। और आइए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पार्टी प्रदेश संगठन प्रभारी सुहास भगत से मुलाकात की। इस दौरान तीनों नेताओं के बीच लॉकडाउन 4.0 के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और 24 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि सीएम शिवराज ने संगठन से पूरे प्रदेश में कोरोना को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने और लोगों की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने के लिए सेतु के रूप में काम करने की बात कही है। तो एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी ओर मुलाकातों का सिलसिला जारी है और तीसरी जगह मंथन का दौर जारी है। लेकिन देखना होगा कि आखिर इसमें फायदा आखिर किसका होगा, क्योंकि यदि हम आम जनता की बात करें तो वो परेशान है, सरकार की बात करें तो उपचुनाव होने हैं और इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर भी तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर आकाश की ओर चलेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने संगठन के नेताओं से मुलाकात की, एक बैठक की गई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया इस बैठक से? जी बिल्कुल सुनील, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज हो गई है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जो है एकाएक अचानक से बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और संगठन के जो महामंत्री हैं सुहास भगत, उनके साथ मुलाकात की है और तीनों नेताओं के बीच बंद कमरे में तकरीबन आधे घंटे तक चर्चा हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय से रवाना हुए। अगर हम बात करें बैठक के विषयों की तो सीधे तौर पर आगामी समय में जिस तरीके से 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर विचार मंथन किया गया है और किस तरीके से, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 24 विधायकों के अलावा जो उनकी बड़े संख्या में समर्थक हैं, खासतौर पर ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र आता है यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। यहाँ पर उनके समर्थक जो कार्यकर्ता हैं वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं और ऐसे में जो बीजेपी के लगातार कई वर्षों से जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मंडल से बूथ स्तर तक काम कर रहे थे, उनका समायोजन उसमें उनमें करना, उनके साथ तालमेल बिठाकर काम करना, ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए रह सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जिन उम्मीदवारों के टिकट कटेंगे उनको भी मनाना है, उनका भी असंतोष जाहिर हुआ था, क्योंकि खुद दीपक जोशी जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने का भी साफ तौर पर उन्होंने बेबाकी से बयान दिया था, नाराजगी जाहिर की थी और उसके बाद संगठन ने उनको तलब किया था और उनके स्वर बदल गए थे। लेकिन आकाश यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि सब कुछ ठीक है बीजेपी के अंदर, खासतौर पर दीपक जोशी की आप बात कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि वो पार्टी के साथ है और आने वाले वक्त में भी पार्टी के साथ ही रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर यदि सिंधिया के जो तमाम विधायक है या सिंधिया समर्थक मैं उनको कह लूं तो भी गलत नहीं होगा, कहा यह जा रहा है कि वो भी मंत्री बनेंगे और कई ऐसे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं जो मंत्री बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में कईयों का टिकट कटना नजर आ रहा है। लेकिन यदि हम संतुलन की बात करें तो आखिर सूबे के मुखिया के सामने क्या रास्ते नजर आ रहे हैं आपको? यही कारण है सुनील के इस बैठक में जो है तीनों नेताओं ने बैठकर इसी बात पर विचार मंथन किया है कि किस तरीके से इन 24 सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, किस तरीके से जो बीजेपी के नेता है अगर असंतोष उभरता है, नाराज होते हैं तो उनको किस तरीके से मनाया जाएगा। और इसके अलावा आज ही जो है 24 विस्तारकों की सूची भी बीजेपी ने जारी की है। सीधे तौर पर देखें तो संगठन को मजबूत करने का काम जो है, चलिए कुल मिलाकर बीजेपी के द्वारा तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तैयारियां भी बीजेपी की तेज नजर आ रही है। रोकना चाहूंगा आपको, कांग्रेस से अजय सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ करिएगा अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका एनडी 24 में। जी धन्यवाद सुनील जी। सर कैसे आप देखते हैं आगामी उपचुनाव की यदि मैं बात करूं तो क्या तैयारियां इस वक्त कांग्रेस की? देखिए कांग्रेस ने पूरा सर्वे करा लिया है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लगभग उनकी सूची कमलनाथ जी द्वारा तैयार कर ली गई है। अब चुनाव की घोषणा की देर है और निश्चित रूप से कांग्रेस का चुनाव तो प्रदेश की और विधानसभा उन 24 विधानसभाओं की जनता लड़ेगी और 22 जिन लोगों को जनता ने 5 साल के लिए चुना था उन 22 लोगों ने किस तरीके से खरीद फरोख्त करके जनता के मत का उन्होंने किस तरीके से अपमान किया है। और ये ग्वालियर चंबल की धरा है, इस ग्वालियर चंबल की धरा में 16 उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन 16 उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की धरा कभी भी अपने साथ की हुई गद्दारी किए हुए लोगों को माफ नहीं करती है। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने मत दिया था और जिनके साथ छलावा हुआ है वो अपने स्वयं उस छलावे का बदला लेंगे। इतना ग्वालियर चंबल अंचल का मतदाता अपने आप में सक्षम है। लेकिन सर यदि इस अंचल की मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरे थे आपके पास जब तक विधानसभा चुनाव रहा, उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया। लेकिन अब यदि उपचुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव के टोटल समीकरण बदल गए हैं, सिंधिया बीजेपी में जा चुके हैं, अब कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है जिसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए कांग्रेस में हमेशा से सबसे बड़ा
चेहरा और सबसे बड़ा निशान हाथ का पंजा रहा है। आदमी मिथक हो जाता है, आदमी को कोई गलतफहमी हो जाए तो वो अलग चीज है। कांग्रेस में अभी भी पूरी रूप से कांग्रेस सक्षम है। जहां पे भी उपचुनाव होंगे, आप देखना आने वाले चुनाव में, जैसे हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने दावा किया है कि 24 में से 22 सीटें हम जीतेंगे। आने वाले परिणाम 22 सीटों में कांग्रेस के पक्ष में मतदान होके और विजय स्वरूप। लेकिन सर आपका ये कहना है 24 में से 22 सीटें जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आने वाली हैं, लेकिन मैं समझना चाहूंगा क्या तैयारियां, इसकी अंतिम रूपरेखा क्या है? अंतिम रूपरेखा मैंने बताया कि जिन 22 मतदाताओं के साथ, 22 विधानसभाओं के मतदाताओं के साथ छलावा किया इन्होंने, उनके मत को बेचा है जाके, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गिरवी रखा है जाके, वो लोग स्वयं चुनाव लड़ेंगे। आप देखना कांग्रेस पार्टी की तो तैयारी पूरी हो चुकी है, पूरी सूचियां तैयार है चलिए, कांग्रेस की पूरी तैयारी हो गई है और कहा यह जा रहा है कि 24 में से 22 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आएंगी। बीजेपी से ब्रज गोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, समझना चाहेंगे 24 में से 22 सीटें तो कांग्रेस जीतने का दावा कर रही है उपचुनाव की। देखिए, वो दावा कुछ भी कर सकते हैं, दिल को समझाने गालिब ख्याल अच्छा है, परंतु जिस दिन आप चुनाव में आएंगे उस दिन आपको जमीन की हकीकत का पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं। आप सब कुछ खो चुके हैं। आप पहले 973 झूठ बोलकर वचन पत्र का जैसे आपने नाम दिया था, वो उससे आप थोड़ा नंबर में आगे आ गए थे। जनता में आप आगे नहीं आए थे। कांग्रेस नंबर, सीटों का जो नंबर था वो आपके पक्ष में था, इसलिए आपने सरकार बनाई थी। इस बात को हमने स्वीकार किया। परंतु आज जो परिस्थितियां कांग्रेस में है, ना इनके पास नीति है, ना नेता है, ना इनकी कोई नियत है। इन तीनों की स्थिति में आप अगर चुनाव जीतने का ख्वाब पालते हैं तो मैं क्या कह सकता हूं, आप मुझे बताइए। ठीक है लोया जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा, कांग्रेस का ये भी आरोप है कि बीजेपी के द्वारा छल किया गया है प्रदेश की आम जनता के साथ। सीट हम जीत जाएंगे, दो कौन सी है पहले तो वो ये बताएं कि जो वो नहीं जीत रहे हैं। हम तो क्योंकि पूरी जीत रहे हैं, कोई सी सीट एक भी नहीं होगी और बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। चलिए, तो आपका ये कहने का मतलब है कि 24 सीटें आप जीतेंगे। चलिए, फिर भी 2 सीटों की मैं बात कर लूंगा जिस पर कांग्रेस श्योर नहीं है। भदौरिया जी बताइए, आखिर कौन सी 2 सीटें जो कि आपके खाते में नहीं आने वाली? बिल्कुल कोई भी 2 सीटें हो सकती हैं। हम लोग एक विपक्ष के लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, तो हम तो सकारात्मक विपक्ष के लिए भी हम 2 सीटें छोड़ने की क्षमता रखते हैं। हम खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं रखते। जहां तक मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि इनके पास नेता नहीं है, आपके पास तो भरपूर नेता हो गए ना भाई। आपके पास नीति भी है, नेता भी है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर लो। क्यों बार बार बुला लेते हो भोपाल? लोग भग भग के लॉकडाउन तोड़ के भोपाल जाते हैं कि शपथ ग्रहण होने वाली है, और हर बार तारीख बढ़ा देते हो। आप कितनी बार इकट्ठे कर चुके वहां पे विधायकों को? जरा पूछो शिवराज जी से, भारतीय जनता पार्टी से पूछो। कल की भी डेट दी थी, 7 तारीख की भी डेट दी थी। बेचारे सब लोग भाग पहुंच रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश से आसान्वित विधायक। अरे भैया, आपके पास सब कुछ है, आप शपथ ग्रहण करवाओ, मंत्रिमंडल का विस्तार करो, सुचारू रूप से सरकार चलाओ। तो क्यों नहीं चला पा रहे आप? चलिए ठीक है, लोया जी से ले लेंगे जवाब। लोया जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, 2 बात मैं बता दूं। कोई विधायक इसलिए भोपाल नहीं गया है कि उसे मंत्री बनना है। जो भी विधायक जा रहे हैं अपने नेताओं के पास जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम स्वतः प्रारंभ रहता है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब भारतीय जनता पार्टी संगठन गढ़ने का काम ना करती हो। और अपने कार्यकर्ताओं से नेता को मिलने की स्वतंत्रता है। ये दोनों स्वतंत्रताएं हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां विधायक भी मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते। लेकिन सर मंत्रिमंडल की विस्तार की सुगबुगाहट लंबे वक्त से देखी जा रही है, आखिर विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लॉकडाउन पूरा होने के बाद मंत्रिमंडल पर विचार होगा। आपको ध्यान है इस बात का? लेकिन सर लॉकडाउन तो लगातार बढ़ता जा रहा है और यही मुद्दा है जो कि कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास, इसलिए मुझे इसे खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आकाश आपका भी धन्यवाद। तो मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है, लेकिन यदि उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी ने तैयारी तेज कर ली है। वहीं दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी ने प्रदेश की आम जनता के साथ छल किया है और आगामी उपचुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। इसी के साथ आईएनडी स्पेशल मैच के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।